स्वागत है आप सभी का दी आयुर्वेदिक स्टूडेंट में और बीएमएस लर्निंग पार्टनर। जो हमारा हीमोपोइसिस चैप्टर है हमारा क्रिया शरीर पेपर 2 का, उसमें हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी तक हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ बोन मैरो। उसके बाद इसमें जितने भी टॉपिक हैं, चाहे वो हीमोग्लोबिन हो, चाहे प्लेटलेट का फॉर्मेशन हो, उन सभी को आज हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, देखो यार, कंपोजिशन ऑफ बोन मैरो मैंने आपको सभी को बताया था कि बोन मैरो क्या है भाई। जो हमारी बोन्स की जो मेडुलर कैविटीज़ होती है ना, उनके अंदर एक हाईली वस्कुलर सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, बोन मैरो में बोलते हैं। मतलब जो अपनी बोन है, ठीक है, अगर बोन को आप तोड़ के देखोगे ना, तो इसके जो बीच वाला हिस्सा होता है ना, इसकी जो मेडुलर कैविटी है, इसी के अंदर आपको बोन मैरो देखने को मिलता है। ठीक है, ये क्या है, आपको पता है बोन मैरो को के अंदर कई सारे स्टेम सेल्स होते हैं। जो स्टेम सेल्स क्या है, ऐसी अपनी एबिलिटी रखते हैं जो किसी भी तरह के और ऑर्गन को या किसी भी चीज़ को डिफ्रेंशिएट होकर जनरेट करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। समझ गए? तो वो तो उसके कहाँ होता है फिर वो स्टेम सेल, वो बोन मैरो के अंदर होता है। तो बोन मैरो क्या है? बोन मैरो इज अ हाईली वस्कुलर सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू दैट फिल्स द मेडुलरी कैविटीज ऑफ बोन। समझ गए? क्या है बोन मैरो? बहुत ही सिंपल है, नथिंग, जस्ट बोन की जो मेडुलरी कैविटीज है उसके अंदर पाया जाने वाला एक हाई वस्कुलर सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, और ये क्या है? इट इज अ प्राइमरी साइट ऑफ हीमोपोइसिस, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ ब्लड इन पोस्ट नेटल लाइफ में। इस बात का ध्यान रखना। क्या है? प्राइमरी साइट ऑफ हीमोपोइसिस इन पोस्ट नेटल लाइफ। अब बात आती है टाइप ऑफ बोन मैरो क्या है। मैंने आपको पता है जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है तो हमारा जो बोन मैरो है वो क्या कुछ हद तक येलो बोन मैरो में कन्वर्ट होने लगता है, लेकिन जब हम यंग एज में होते हैं तो हमारा मोस्ट ऑफ द जो बोन मैरो है वो रेड ही होता है। तो बोन मैरो की दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, दैट इज रेड बोन मैरो और येलो बोन मैरो। रेड बोन मैरो क्या है भाई? ब्लड सप्लाई में रिच होता है। और क्या है? येलो बोन मैरो जो है हमारा, वो क्या है, वो फैटी टिश्यू और लेस वस्कुलर होता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। ये क्या जो हमारा रेड बोन मैरो है वो कैसा? एक्टिव इन फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। वाइल जो हमारा येलो बोन मैरो क्या है, इनएक्टिव है और क्या स्टोर्स फैट, कैन कन्वर्ट रेड बोन मैरो इफ नीडेड। यानी कि अगर रेड बोन मैरो की कमी पड़ रही है तो यही जो येलो बोन मैरो है ये फर्दर कन्वर्ट होकर क्या रेड बोन मैरो बन सकता है। अब बात आती है कि रेड बोन मैरो कहाँ कहाँ पाया जा सकता है। रेड बोन मैरो अपनी जो फ्लैट बोन्स होती हैं, दैट इज वर्टिब्रा, रिब्स, स्टर्नम, स्कल, पेल्विस, एंड ऑफ लॉन्ग बोन्स के अंदर रेड बोन मैरो होता है। और जो साफ्ट ऑफ लॉन्ग बोन्स है उसमें क्या येलो बोन मैरो देखने को मिलता है। समझ गए? तो बोन मैरो क्या है भाई, सभी को पता चल गया, हाईली वस्कुलर सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू दैट फिल द मेडुलर कैविटी ऑफ लॉन्ग बोन। और क्या दो तरह का होता है, रेड बोन मैरो, येलो बोन मैरो। रेड बोन मैरो क्या है, एक मेजर जो अपना इसका मेजर फंक्शन बोले तो क्या है, यहाँ पे एक्टिव फॉर्मेशन होता है अपने जो ब्लड सेल्स हैं उनका। यहाँ पे येलो बोन मैरो क्या है, ये कन्वर्ट हो सकता है इन केस ऑफ नीड। ध्यान रखना है कि एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑल मैरो इज रेड, यानी कि कोई भी हमारी जब हम जन्म लेते हैं तो जो येलो बोन मैरो नहीं होता है, सारा का सारा जो मैरो है वो कैसा है, वो सिर्फ रेड होता है। विद एज मच ऑफ इट इज रिप्लेस्ड बाय येलो मैरो, यानी कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है इसमें से मोस्ट ऑफ द मैरो जो है क्या येलो से जो है हमारा रिप्लेस कर देता है। बट इन कंडीशन लाइक सीवियर एनीमा, हेमोरेज, येलो बोन मैरो कैन कन्वर्ट टू रेड बोन मैरो। अब क्या है, देखो यार, जैसे जैसे एज बढ़ रही है तो हमारा जो रेड बोन मैरो है वो क्या है, वो येलो मैरो में कन्वर्ट होता जा रहा है। लेकिन जैसे अगर हमारे अंदर कोई सीवियर कंडीशन डेवलप हो जाती है, चाहे वो एनीमिया हो, चाहे हेमोरेजिक कंडीशन डेवलप हो, हेमोरेज इन द सेंस सीवियर लॉस ऑफ ब्लड हो रहा हो, तो क्या है, तो जो हमारा येलो बोन मैरो है वो रेड बोन मैरो में कन्वर्ट हो सकता है, यानी कि उसका रीएक्टिवेशन हो सकता है। अब देख लेते हैं यार अपना कंपोजिशन ऑफ बोन मैरो, यानी बोन मैरो के अंदर क्या क्या चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। अगर हम बोन मैरो को माइक्रोस्कोपिकली देखेंगे तो क्या बोन मैरो कैन कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग। कौन कौन सा? एक तो अपना वही है हीमोपोइटिक कंपोनेंट, दैट इज सेलुलर कंपोनेंट, यानी कि इसके अंदर कई सारे आपको सेल्स देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको हीमोपोइसिस पढ़ाया था, उसमें भी आपको बताया था कि क्या जो हमारे प्लीरोपोटेंटी हीमोपोइटिक स्टेम सेल्स हैं वो थोड़ा डिफ्रेंशिएट होकर क्या कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ई बनाते हैं, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट जीएम, है ना। तो ये सारे कहाँ पाए जाते हैं? ये हमारे बोन मैरो का ही एक तरह से क्या है, कंपोजिशन है। तो पहला अपना कंपोजिशन क्या है, हीमोपोइटिक सेलुलर कंपोनेंट, जिसमें क्या है कई तरह के अपने जो सेल्स हैं वो होते हैं। ठीक है, डेवलपिंग ब्लड सेल्स क्या है, सेल्स इन वेरियस स्टेज ऑफ मैचुरेशन, नॉर्मोब्लास्ट, माइलोसाइट्स, मेगाकार्योसाइट्स और लिम्फोसाइट्स, ये सब क्या ये आगे जाके अलग अलग तरह से क्या बन जाते हैं, जो अपने ब्लड सेल्स हैं उनको डेवलप करते हैं। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना, पहला अपना कंपोनेंट क्या है।
अब दूसरा है हमारा स्ट्रोमल, दैट इज सपोर्टिव कंपोनेंट है हमारा किसका, बोन मैरो का। कौन कौन सा है, ये क्या करता है, प्रोवाइड फिजिकल फ्रेमवर्क एंड माइक्रो इन्वायरमेंट फॉर हीमोपोइसिस, यानी कि अब क्या है, जैसे हमारा जैसे हीमोपोइसिस इन द सेंस फॉर्मेशन ऑफ जो हमारा ब्लड हो रहा है, तो उसके लिए हमें क्या एक फिजिकल फ्रेमवर्क या माइक्रो इन्वायरमेंट की तो ज़रूरत पड़ेगी, उसकी कि अगर कोई सहायता नहीं करेगा तो कंप्लीट रूप से हीमोपोइसिस नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए क्या क्या है, रेक्टिकुलर कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं इसके अंदर, एडिपोसाइट्स दैट इज फैट सेल्स ही क्या करते हैं, स्टोर्स एनर्जी, रेगुलेट्स स्टेम सेल डिफरेंशिएशन, फाइब्रोब्लास्ट होते हैं, माइक्रोफेजिस है, एंडोथीलियल सेल्स ऑफ साइनोसाइट्स है, और क्या है, ऑस्टियोजेनिक सेल्स हैं। ये क्या है, एक तरह से हमारे क्या क्या काम कर रहे हैं, सपोर्टिव कंपोनेंट प्रोवाइड करा रहे हैं। तीसरा है हमारा बस्कुलर कंपोनेंट, दैट इज रिचली सप्लाइड बाय न्यूट्रिएंट आर्टरीज एंड साइनोसाइडल कैपिलरीज, यानी कि ये जो कंपोनेंट है किसके द्वारा सप्लाई होता है, न्यूट्रिएंट आर्टरीज, यानी कि यहाँ पे ब्लड जो है एक्सेस अमाउंट में अवेलेबल होता है, तो कोई समस्या इसमें नहीं होती है। दूसरा क्या है, साइनोसाइड्स आर वाइड थिन वॉल्ड वेसल्स विच क्या कर सकते हैं, विच मैच्योर ब्लड सेल्स इंटर सर्कुलेशन। अब ये क्या है, साइनोसाइड के कैसे हैं, वाइड होते हैं, थिन वॉल्ड वेसल दैट इज साइनोसाइडल कैपिलरीज है। अब क्या है, जो हमारा जो ब्लड है वो पर्टिकुलरली मैच्योर होता रहेगा, तो वो क्या करेगा, हमारी जो ब्लड स्ट्रीम है उसमें ये सर्कुलेशन में इंटर कर जाएगा। समझ गए। स्ट्रक्चर ऑफ साइनोसाइडल वॉल क्या है, एंडोथीलियल सेल्स होते हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन होती हैं, और एडवेंटिशियल सेल्स इसमें देखने को मिलते हैं। तीसरा कंपोनेंट हमारा फैट सेल्स फाउंड मेनली इन येलो बोन मैरो, जो हमने ऊपर भी बताया है, सर्व एज अ एनर्जी रिजर्वायर एंड हेल्प टू मेंटेन मैरो एनवायरनमेंट। ये क्या एनर्जी रिजर्वायर की तरह काम करता है, अगर कोई एक्सट्रीम कंडीशन डेवलप होती है तो वहाँ पे एनर्जी प्रदान कर सकता है। रेक्टिकुलर फाइबर्स होते हैं, फॉर्म अ डेलिकेट सपोर्टिंग मैश वर्क फॉर हीमोपैथिक सेल्स। ठीक है, तो यार बस इतना ध्यान रखना कि बोन मैरो क्या है, कितने तरह का होता है, उसका मेन फंक्शन क्या है, और कंपोजिशन में चार पांच चीज़ें होती हैं, उनका नाम बेसिक ध्यान रख लेना। ठीक है, तो ये है। और फंक्शन यहाँ पे यार इंपॉर्टेंट है यार, देखो 5 मार्क्स में फंक्शन आपसे पूछ सकता है। ठीक है, कितने 5 मार्क्स में आ सकता है। कौन कौन सा है, हीमोपोएटिक फंक्शन में कौन कौन सा आता है अपना, ब्लड सेल फॉर्मेशन, दैट इज क्या है, सबसे पहला तो बोन मैरो का फंक्शन यही है, फॉर्मेशन ऑफ, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स, जो भी हमारे WBC हैं, RBC हैं, उसको बनाने का ये काम करता है। क्या है, मेन साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स। कितनी 200 बिलियन RBCs प्रोड्यूस करता है, 10 बिलियन WBC एंड 400 बिलियन प्लेटलेट्स पर डे तक। कौन बनाने का काम कर रहा है, हमारा बोन मैरो। स्टेम सेल डिफरेंशिएट इनटू ऑल ब्लड सेल लीनिएज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रोथ फैक्टर एंड साइटोकाइंस, जो हमने पढ़ा था, जो अपना हीमोपोइसिस पढ़ा था, उसमें कौन सा सेल इन्वॉल्वमेंट है, किसका इन्फ्लुएंस है, ये सब हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो पहला फंक्शन है बोन मैरो का, वो है हमारा हीमोपोएटिक फंक्शन, दैट इज ब्लड सेल फॉर्मेशन में मदद करता है। कितने बहुत सारे काम करता है भाई, 200 बिलियन RBC, 10 बिलियन WBC, 400 बिलियन प्लेटलेट्स एक दिन में बना रहा है हमारा। दूसरा काम है इसका स्टोरेज फंक्शन, एक्ट एज अ रिजर्वायर पूल ऑफ मैच्योर ग्रेनुलोसाइट। क्या है भाई, जो हमारे मैच्योर ग्रेनुलोसाइट होते हैं उसके लिए एक रिजर्वायर पूल की तरह काम करता है। प्लेटलेट दैट कैन बी रिलीज्ड व्हेन रिक्वायर्ड, और ये क्या है, यहाँ पे जो हमारा बोन मैरो है इसमें कई सारी प्लेटलेट्स भी क्या रहती हैं, रिजर्व रहती हैं, जब उसे ज़रूरत पड़ेगी तो वहाँ से निकल के वो हमारे स्ट्रीम में चली जाएगी। स्टोर्स आयरन इन मैक्रोफेजेस एज फेरेटिन एंड हीमोसेडेरिन। समझ गए इस बात को। सबसे पहला ब्लड सेल फॉर्मेशन में मदद कर रहा है, एक्ट एज अ स्टोरेज फंक्शन, क्योंकि हमारे ग्रेनुलोसाइट्स हैं और जो क्या है अपने प्लेटलेट्स बोले उसको, क्या रिजर्वायर की तरह अपने अंदर स्टोर करके रखता है। और क्या डिस्ट्रक्टिव एंड फैगोसाइटिक फंक्शन भी इसका है, दैट इज माइक्रोफेजेस जो है हमारे बोन मैरो में, वो क्या करते हैं, एज डिफेक्टिव और डैमेज्ड RBC को बाहर निकालने का काम करते हैं। समझ गए। और क्या पार्टिसिपेट इन रिसाइकलिंग ऑफ आयरन फ्रॉम ओल्ड RBC। यार मैंने आपको फेट ऑफ RBC में बताया था कि RBC किस कंपोनेंट में टूटता है, कहाँ कहाँ टूटता है, ग्रेवयार्ड ऑफ RBC पता है, लेकिन उसमें उसके साथ साथ क्या है अपना डिस्ट्रक्टिव कंपोनेंट कौन, RBC भी इसमें हेल्प करता है। चौथा इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन क्या है, प्रोड्यूस बी लिम्फोसाइट्स को ये क्या करता है, प्रोड्यूस करने का काम करता है। अब मेरे को आप एक क्वेश्चन है आपसे, अगर आपको मैंने इम्यूनिटी पढ़ाया, बताओ बी लिम्फोसाइट्स का मेन फंक्शन क्या होता है। ठीक है, ये जरूर कमेंट में लिखो आप। ठीक है, इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन पता चल गया, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मेंटेन करने में काम करता है। क्यों, क्योंकि ये बी लिम्फोसाइट प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, प्रोड्यूस मोनोसाइट्स एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल इन्वॉल्व इन इम्यून डिफेंस में, इसकी वजह से देखने को मिलता है।
पांचवा फंक्शन हमारा फैट स्टोरेज एंड एनर्जी मेटाबॉलिज्म के लिए। मैंने आपको बताया जो हमारा येलो मैरो क्या करता है, कंटेन्स अबंडेंट एडिपोसाइट्स दैट स्टोर ट्राइग्लिसराइड सर्विंग एज अ एनर्जी सोर्स। अब क्या है, जो हमारा बोन मैरो है बेसिकली जो हमारा येलो बोन मैरो है उसमें क्या है, फैट एक्युमुलेशन देखने को मिलता है। तो फैट एक्युमुलेशन क्या है, एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी काम कर सकता है, समझ गए। और क्या है हमारा, हीमोपोएटिक रेगुलेशन दैट इज स्ट्रोमल सेल सेक्रीट ग्रोथ फैक्टर साइटोकाइंस टू रेगुलेट और प्रोफिलेट एंड मैचुरेशन ऑफ स्टेम सेल्स के लिए, समझ गए। यानी कि हीमोपोएटिक रेगुलेशन में भी इसका रोल होता है, ठीक है। तो ये अपने कुछ फंक्शंस हैं जो किसके, बोन मैरो के थे यार। बोन मैरो के अगर फंक्शन बुक से अगर ये 5 पॉइंट भी आप लिख देते हो तो बहुत है। क्या है, सबसे पहले ब्लड सेल फॉर्मेशन में मदद करता है, एक्ट एज अ स्टोरेज फंक्शन, क्योंकि इसके अंदर कई सारे WBC RBC क्या रहते हैं भाई, स्टोर रहते हैं, जब उसे ज़रूरत पड़ेगी तो वहाँ से निकल के आ जाते हैं। डिस्ट्रक्टिव कंपोनेंट की भी तरह काम करता है, या इसकी फैगोसाइटिक एक्टिविटी भी देखने को मिलती है। क्यों, क्योंकि जो हमारे ओल्ड डैमेज RBC हैं उनको बाहर निकालता रहता है, खाता रहता है, मारता रहता है एक तरह से, ठीक है। इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन में भी इसका रोल है, फैट स्टोरेज एंड एनर्जी मेटाबॉलिज्म में भी ये काम करता है इन केस ऑफ इमरजेंसी, ठीक है। ये थी अपनी बेसिक जो बात थी जो बोन मैरो के बारे में थी। क्या है, बोन मैरो क्या था अपना, जो लॉन्ग बोन्स की मेडुलर कैविटीज़ है उसके अंदर हाईली वस्कुलर एक तरह से कनेक्टिव टिश्यू होता है, वो अपना बोन मैरो था। रेड बोन मैरो है, येलो बोन मैरो है, एक्टिव हीमोपोएटिक टिश्यू है ये हमारा, कंटेन स्टेम सेल्स डेवलपिंग RBC एंड WBC और प्लेटलेट्स। कहाँ कहाँ लोकेटेड होता है, लोकेटेड इन फ्लैट बोन्स एंड एंड ऑफ लॉन्ग बोन्स, समझ गया। और इसके बाद अपने येलो बोन मैरो भी बता दिया था। तो ये अपना था बोन मैरो। फंक्शन पे बस इतना ध्यान रख लेना, हीमोपोसिस में एक्ट है, स्टोरेज में काम करता है, कौन कौन से, WBC RBC प्लेटलेट स्टोरेज की तरह एक्ट एज अ रिजर्वायर, आयरन को भी स्टोर करता है, फैगोसाइटोसिस एक्टिविटी भी करता है क्योंकि हमारे ओल्ड डैमेज RBC को बाहर निकालता है, इम्यूनिटी, एनर्जी स्टोरेज, ये सब, ठीक है। तो ये अपना एक बेसिक क्या है, जो अपना ब्लड, जो अपना बोन मैरो उसके बारे में हमने पढ़ लिया है। अब अपन पढ़ते हैं भाई हीमोग्लोबिन। देखो यार, हीमोग्लोबिन से भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है। कितने मार्क्स का, 5 मार्क्स से पूछ सकता है। हीमोग्लोबिन क्या है भाई, एक आयरन कंटेनिंग कंपोनेंट होता है हमारा, किसका, RBC के अंदर ही होता है। तो क्या है, ये हमारा जो पर्टिकुलर जो अपनी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है वो इसी का मेन रोल होता है, समझ गए। तो आपने देखा होगा जिन इंडिविजुअल का हीमोग्लोबिन कम होता है उन्हें एनीमिया बोला जाता है, उन्हें एनीमिया हो जाती है। एनीमिया होती है तो क्या, इंडिविजुअल को वीकनेस देखने को मिलती है, ठीक है, थकान हो जाती है, रेस्टलेसनेस की समस्या देखने को मिलती है, कुछ काम नहीं कर पाते वो। क्यों, क्योंकि जो हमारा हीमोग्लोबिन कम हो गया है। तो हीमोग्लोबिन क्या है, मेन कंपोनेंट है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, जिसकी वजह से अगर ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन नहीं होगी तो ऐसी समस्या देखने को मिलती है। हीमोग्लोबिन क्या है, इज इन आयरन कंटेनिंग कंजुगेटेड क्रोमोप्रोटीन, कहाँ प्रेजेंट होती है, प्रेजेंट इन RBC, कंपोज्ड ऑफ हीम एंड ग्लोबिन रिंग। यानी कि इसके अंदर क्या क्या है हीमोग्लोबिन के अंदर, एक तो आयरन का पार्ट होता है और एक अपना ग्लोबिन दैट इज प्रोटीन पार्ट होता है। तो इन दोनों को मिला के क्या बनता है, अपना हीमोग्लोबिन बनता है। ये यहाँ पे लिखा है, हीमोग्लोबिन इज नथिंग जस्ट इन आयरन कंटेनिंग कंजुगेटेड क्रोमोप्रोटीन, कहाँ प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन RBC, कंपोज्ड ऑफ हीम एंड ग्लोबिन। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट एंड गिव रेड कलर टू ब्लड, समझ गए। अब नॉर्मल वैल्यू ध्यान रख लेना, यहाँ से MCQ बन सकता है, ठीक है। अडल्ट मेल में कितना है, 13 से 18, अडल्ट फीमेल में कितना है, 12 से 16, न्यू बॉर्न में कितना है, 18 से लेके 22, यहाँ से ध्यान रखना, न्यू बॉर्न में हमारा हीमोग्लोबिन ज़्यादा होता है ग्राम पर डेसीलीटर। चिल्ड्रन में कितना होता है, 11 से लेके 14 ग्राम पर DL, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन हमने क्या क्या बताया, क्या क्या होता है, एक में हीम दैट इज आयरन और ग्लोबिन दैट इज हमारा प्रोटीन पार्ट होता है, ठीक है। दैट इज हीम क्या है, नॉन प्रोटीन पार्ट है। ईच हीमोग्लोबिन कितने, 4 हीम ग्रुप को कंटेन करता है। कितने, हर हीमोग्लोबिन में कितने, 4 हीम ग्रुप होते हैं। हर हीम ग्रुप के अंदर क्या क्या होता है, एक पॉरीफायरिन रिंग होता है और सेंट्रल फेरस आयरन होता है। देखो यार, इसमें समझाने वाला कुछ नहीं है, याद करना है। अगर आप इसका ग्लोबल मतलब यूट्यूब पे अगर उस पर क्या बोलते हैं, क्रोम पे अगर डालना हीमोग्लोबिन का केमिकल स्ट्रक्चर फार्मूला कुछ भी, तो आपको ये देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ईच हीम कंटेन क्या है, पॉरीफायरिन रिंग है, सेंट्रल फेरस आयरन होता है अपना। आयरन किसके साथ, बाइंड रिवर्सिबली विद ऑक्सीजन, यानी कि आयरन ही किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है रिवर्सिबली। वैन Fe+2 को अगर हम Fe+3 में कन्वर्ट करते हैं, फॉर्म्स मैथिमो
ग्लोबिन दैट इज कांट कैरी ऑक्सीजन, यानी कि ये चीज़ को ध्यान रखना कि मैथी हीमोग्लोबिन क्या है, ऐसा हीमोग्लोबिन है जो ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर सकता है। अगर क्या जो अपना Fe+2 है अगर वो Fe+3 में कन्वर्ट हो जाता है तो उसकी कंडीशन बता रहा है। अब ग्लोबिन पार्ट क्या है, दैट इज हमारा प्रोटीन पार्ट है मेनली। प्रोटीन पार्ट क्या करता है, इसके अंदर पॉलीपेप्टाइड चेन होती है 2 अल्फा और 2 बीटा की, कैसा है अडल्ट हीमोग्लोबिन है ये भाई, ये जो 2 एल दैट इज क्वालिटी ऑफ जो चेन्स की बात कर रहे हैं दैट इज कंपोजिशन, भाई ये भी ध्यान रखना है, यहाँ से एमसीक्यू बन सकता है। ईच चेन बाइंड्स वन हीम, समझ गए, हर चेन किसके साथ, एक हीम के साथ बाइंड करती है, जिसमें टोटल 4 हीम और 4 ग्लोबिन मिलके क्या बना देता है अपना हीम, एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल बना देता है। मॉलिक्यूलर वेट ध्यान रख लेना इसका 68,000 होता है, और आयरन कंटेंट कितना होता है 0.34% ऑफ टोटल हीमोग्लोबिन वेट। मॉलिक्यूलर वेट अरेंजमेंट इसका देख लो, हीम ग्रुप में कितनी 4 मॉलिक्यूल्स होते हैं, ग्लोबिन चैल में 4 होते हैं, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स कितनी कैरी कर सकता है 4, एक Hb कितने 4 हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल को कैरी कर सकता है। आइटम्स ऑफ ऑक्सीजन कितने हैं 8 होते हैं, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट इसका ये है। टाइप्स ऑफ हीमोग्लोबिन भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू बन सकता है। हीमोग्लोबिन जो अडल्ट का है उसमें कितनी 2 अल्फा और 2 बीटा चेन्स इसके अंदर पाई जाती हैं, इस बात को ध्यान रखना। कंपोजिशन में इसका ये पूछ सकता है, बताओ 2 अल्फा प्लस 2 बीटा किसका हीमोग्लोबिन है, तो आपको लगाना है अडल्ट के अंदर होता है, ठीक है। अडल्ट दैट इज 96 to 98% इंडिविजुअल है, उसके अंदर यही देखने को मिलता है, और ये नॉर्मल अडल्ट हीमोग्लोबिन है हमारा। HbA2 क्या है, जो एक तरह से जो हमारे माइनर अडल्ट का हीमोग्लोबिन है, जो बहुत ही कम लोगों में देखने को मिलता है, दैट इज हमारे लेस देन 3% लोगों में ये वाला कंपोजिशन देखने को मिलता है, दैट इज 2 अल्फा और 2 डेल्टा। समझ गए क्या कंपोजिशन है, 2 अल्फा और 2 डेल्टा। और फीटल लाइफ में हीमोग्लोबिन का कंपोजिशन क्या है, 2 अल्फा है हमारा, और क्या है 2 अल्फा और 2 गामा। समझ गए इस बात को भाई, फीटल लाइफ में ये होता है और न्यूबॉर्न्स के अंदर होता है, इसकी एफिनिटी ऑक्सीजन के साथ कैसी होती है, ज़्यादा होती है। एम्ब्रॉयनिक हीमोग्लोबिन दैट इज टेम्परेरी फॉर्म है, ये अपने को इतना नहीं याद रखना। 3 ध्यान रखना कि अडल्ट के अंदर कैसा होता है और फीटल के अंदर कैसा होता है, इतना मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। अब एबनॉर्मल पैथोलॉजिकल कंडीशन में ये चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है, इसको इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आप पढ़ सकें तो वेल एंड गुड, अदरवाइज इसको मेरे हिसाब से अभी के लिए आप छोड़ देना, ठीक है। जो अपना HbSc है दैट इज सिकल सेल हीमोग्लोबिन है, इसमें क्या होता है हमारा वेलिन, दैट इज वेलिन क्या है, एक तरह का अपना अमीनो एसिड है, ये किसके द्वारा रिप्लेस हो जाता है, रिप्लेसेस बाय ग्लूटामिक एसिड इन बीटा चेन। जो अपनी क्या पढ़ी है 2 अल्फा और 2 बीटा चेन है, इसी बीटा चेन में क्या होगा, जो हमारा वेलिन रिप्लेस कर देगा किसको, ग्लूटामिक एसिड को रिप्लेस कर देगा, तो कब क्या बन जाता है अपना सिकल सेल हीमोग्लोबिन बन जाता है। इसमें क्या है RBC सिकलिंग दैट इज हीमोलिटिक एनीमिया देखने को मिलती है। HbC में क्या होता है, ये लाइसिन रिप्लेसेस ग्लूटामिक एसिड, ये कैसा माइल्ड हीमोलाइसिस की कंडीशन है, ठीक है। और मैथी हीमोग्लोबिन में मैंने आपको बताया अगर Fe+2 का ऑक्सीडेशन होकर वो क्या बन जाता है Fe+3 बन जाएगा, तो वो है अपनी मैथामोग्लोबिन दैट इज कांट बाइंड O2। आपसे पूछा ऐसा कौन सा हीमोग्लोबिन या उसका टाइप है जो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को बाइंड नहीं कर सकता, वो है मैथामोग्लोबिन। समझ गए, तो इतनी बातें अपनी ध्यान रखना, इतना काफ़ी है। फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन को देख लेते हैं, इसके कई सारे फंक्शन है। फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन इंपॉर्टेंट है यार, 5 मार्क्स में भी पूछ सकता है। सबसे पहला तो अपन को पता है भाई इसका रेस्पिरेटरी फंक्शन है, क्यों, क्योंकि ये ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में काम आता है, ठीक है। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन में दैट इज ईच हीमोग्लोबिन कैरीज 4 मॉलिक्यूल ऑफ O2, ठीक है। इन लंग्स क्या करता है हीमोग्लोबिन, लंग्स में क्या होता है हीमोग्लोबिन के साथ O2 बाइंड करता है, तो हमारा ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है। इन टिश्यू में क्या करता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या फर्दर रिलीज हो जाता है एक तरह से, समझ गए। रिवर्सल रिएक्शन इन्फ्लुएंस बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और पार्शियल प्रेशर ऑफ जो अपने कार्बन आयन है उनके द्वारा। समझ गए, तो ये इतना था, ध्यान रखना होगा। रेस्पिरेटरी फंक्शन में ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट में, कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट में इसका रोल होता है, और ये एक्ट एज अ बफरिंग फंक्शन के लिए भी ये काम करता है। मैंने आपको पढ़ाया था तब हमने जो अपना होम्योस्टैटिक वाला जो चैप्टर था उसमें हमने पढ़ा था कि बफरिंग का फंक्शन क्या है, उसमें हमने एसिड बेस बैलेंस पढ़ा था, है ना। जब अपनी बॉडी जो अपने ब्लड का एसिड बेस बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है तो ऐसी कंडीशन में क्या अपना बफरिंग सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, तो उसे मैनेज करने के लिए कि बॉडी का pH जो है मेंटेन्ड है,
है ना। तो हीमोग्लोबिन क्या करता है, एक्ट एज अ फिजियोलॉजिकल बफर टू मेंटेन ब्लड पीएच, यानी कि ब्लड का जो पीएच है मेंटेन है उसके लिए एक फिजियोलॉजिकल बफर की तरह काम करता है। प्रिवेंट लार्ज पीएच चेंज ड्यूरिंग गैसियस एक्सचेंज के समय जो अपना कोई ज़्यादा पीएच में चेंजेस ना हो उसका भी एक ख्याल रखता है। पिगमेंट्री फंक्शन भी है। पिगमेंट्री फंक्शन क्या है, अब क्या हीमोग्लोबिन, क्या जो ब्लड को रेड कलर है वो कौन दे रहा है भाई, वो हीमोग्लोबिन ही दे रहा है। ठीक है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन होगा अगर हमारा, दैट इज हमारा ब्लड कैसा होगा, ऑक्सीजन उसमें अच्छे अमाउंट में होगी यानी ऑक्सीजनेटेड फॉर्म में होगा तो ब्राइट रेड कलर दिखाई देगा, दैट इज आर्टियल ब्लड। अगर वीनस ब्लड है दैट इज उसमें डीऑक्सी हीमोग्लोबिन है यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड कैरी कर रहा है हमारा ब्लड, तो डार्क रेड दिखाई देगा। समझ गए। ट्रांसपोर्ट ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड में भी ये हमारा रोल प्ले करता है, दैट इज हीमोग्लोबिन बाइंड्स एंड रिलीजेज नाइट्रिक ऑक्साइड एज अ वैसोडाइलेटर रेगुलेटिंग क्या है लोकल ब्लड फ्लो। अब यार ये अपना नाइट्रिक ऑक्साइड बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है ना ब्लड में, जितने भी वैसोडाइलेटर्स हैं, जो नाइट्रिक ऑक्साइड का मेन रोल क्या है, वैसोडाइलेशन करना, यानी कि जो अपनी आर्टरीज हैं उसको थोड़ा ओपन कर देना। ठीक है, क्यों ये ज़रूरी है, ये हमारे ब्लड प्रेशर के लिए ज़रूरी है ना। कई इंडिविजुअल को अगर सेक्सुअल डिसफंक्शन होता है तो उसमें जो अपन क्या PD5 इनहिबिटर्स देते हैं, दैट इज सिलिडेनाफिल आदि, तो उसमें भी क्या ये नाइट्रिक ऑक्साइड जो है अपनी वैसोडाइलेटर का काम करता है। समझ गए इस बात को। और क्या मेंटेनेंस ऑफ ब्लड विस्कोसिटी एंड ऑस्मोटिक प्रेशर में भी इसका रोल होता है। तो ये अपने कुछ फंक्शन थे जिनको आप याद कर लेना। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन अपना देख लेते हैं। हीमोग्लोबिन क्या है, हीम और ग्लोबिन से मिलकर बना है। इसमें क्या है, प्रोटोपोरफायरिन रिंग और है, ग्लोबिन में 4 पॉलीपेप्टाइड चेन है, को 2 अल्फा 2 बीटा। समझ गया। ईच हीमोग्लोबिन में क्या 4 हीम 4 ग्लोबिन होते हैं, कैन कैरी 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2। फंक्शन क्या है, O2 ट्रांसपोर्ट में, CO2 ट्रांसपोर्ट में, बफरिंग एक्शन में, गिव राइज रेड कलर टू ब्लड और कैरीज नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक है भाई, देखो यार कुछ ना ध्यान रहा करे तो एटलीस्ट जो हर सभी चीज़ के लास्ट में ये दिया है ना डायग्रामेटिक समरीज, इसको भी अगर माइंड में बैठा लोगे तो एक बेसिक आइडिया लग जाएगा भाई क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो हमने 2 चीज़ें पढ़ ली, अपना बोन मैरो और ये पढ़ लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में अपन पढ़ने वाले हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग, और इसको पूरा जो है ख़त्म कर देंगे अगले में। ठीक है, क्योंकि ब्लड क्लॉटिंग भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है भाई, ब्लड क्लॉटिंग को इतने हल्के में नहीं लेना है अपने को। ठीक है।